गुड मॉर्निंग फ्रॉम क्रोएशिया। कैसे बच्चा पार्टी? आपको तो बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। जे एडवांस सबसे बड़ा मैराथन का दौड़ का खेल, और पेशेंस भी बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। सेशंस आपके जे मेंस के 3 हो चुके हैं, चौथा बाकी है। और आप में से कई ऐसे बच्चे इनको केवल इंतजार चल रहा है 3 अक्टूबर का कि कब वो एडवांस के हिसाब से दिन आए। लेकिन बच्चों, धैर्य का फल मीठा होता है, और जिनकी जैसा मिरर है वैसे वो तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है एडवांस का, उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट पैटर्न से आपको एग्जामिन किया जाता है। और फिर एक 3 सब्जेक्ट हैं ही अपनी जगह। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही स्मार्ट होनी चाहिए। सब्जेक्ट किस ऑर्डर में ले, और जो डिफरेंट पैटर्न है कि भाई सिंगल आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मैचिंग वाले क्वेश्चंस और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, इनको भी किस ऑर्डर में ले। तरीका ऐसा होना चाहिए, टेक इट इजी एंड मेक इट इजी। कम समय में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें, स्कोरिंग फास्ट हो। तो पहले तो सब्जेक्ट की बात मैं आपसे कह दूं, हर को अपना सब्जेक्ट का एक इंटरेस्ट रहता है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह, सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह जे एडवांस का एग्जाम दूं, तो जे एडवांस में बच्चों से अगर क्वेश्चन पूछे फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज दिस एग्जाम फॉर जे एडवांस प्रिपरेशन, मोर देन 90% बच्चे केमिस्ट्री पे टिक करेंगे। इसलिए मैं भी स्टार्ट केमिस्ट्री से करता, क्योंकि आपके इसमें 2 सेक्शन, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, नॉलेज इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी, ऑर्गेनिक सेक्शन, तो स्कोरिंग जल्दी होता है। उधर मेडिकल में बायो से स्कोरिंग फास्ट होती है, इधर आपके एडवांस में केमिस्ट्री से स्कोरिंग फास्ट होती है। लेकिन जो भी सब्जेक्ट उसमें वो 5 तरह के पैटर्न है। तो पहले मैं पैटर्न की बात कर लूं। सब्जेक्ट का ऑर्डर होना चाहिए जो आपके लिए स्कोरिंग फास्ट करे। इजिएस्ट सब्जेक्ट जनरली केमिस्ट्री मानते हैं, तो केमिस्ट्री से करें। और फिर कंसेप्ट लगाए सैंडविच कंसेप्ट, बीच में उसको रखें जिसमें आपको थोड़ा मन कम लगता है, थोड़ा इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसको बीच में रखें। और लास्ट में जिसमें अगेन आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको मालूम है आपने साइंस मैथ्स ली है, इसका मतलब आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, और मैथ्स बचपन से स्कोरिंग रहा है। तो आप समझ गए होंगे, अगर मैं करता तो पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और बाद में मैथ्स। चलिए अब इसमें पैटर्न की बात करें, वन बाय वन। जो आपके 5 पैटर्न है, उसमें सबसे पहले आपके लिए सिंगल आंसर क्वेश्चन, जिसकी आपकी प्रैक्टिस हमेशा रहती ज्यादा, जिसमें आपको मालूम है कि हमको एक ही ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा ऑप्शन जो है आंसर, उसको छांटना है। निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, छांटना इंपॉर्टेंट है। तो ये स्मार्टनेस है कि आपका ग्राफ का क्वेश्चन अगर सिंगल आंसर में है, तो आप 3 ऑप्शन फेल कर सकते हो। आपका लॉजिक रीजनिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप नॉलेज बेस पर आंसर फेल कर सकते हो। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और टू टू द पॉइंट कैलकुलेशन करनी होगी। अगर आपके ऑप्शन बिल्कुल पास पास है, और अगर ऑप्शन दूर दूर हैं, तो आप वहां पे कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं। जनरल आइडिया हो गया। न्यूमेरिकल आपके फिजिकल केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, और मैथ्स तो आपको मालूम है ही अपनी जगह। तो ये बात हो गई आपके सिंगल आंसर क्वेश्चन की। इसके बाद हमको लेना चाहिए मैट्रिसेस, मैच द कॉलम। जनरली वहां पर 2 कॉलम होते हैं। इसको मस्तिष्क बच्चों में ऐसे कहता हूं कि कॉलम 1 से 2 को मिलाओ कि 2 से 1 को मिलाओ। कई बार रिवर्स गियर भी अच्छा लगता है। जैसे मान लो पंडित जी कुंडली मनाते हैं, तो किसी जगह पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बच्ची देखने जाते हैं, लड़के लड़की देखने जाते हैं, तो कहीं पे लड़की लड़का देखने जाते हैं। तो कभी बॉय टू गर्ल, कभी गर्ल टू बॉय। इसका मतलब आपके लिए वहां पर मैट्रिसेस के अंदर मैच द कॉलम में आप हमेशा ये नहीं कि आप 1 to 2 में जाएं, कभी आप 2 से 1 में भी जा सकते हैं। और जो आपकी मैचिंग हो रही है फटाफट वो कर दीजिए। उस पर टाइम वेस्ट मत करिए कि पूरी मैचिंग को टाइम लगा रहे हो, क्योंकि आप जितना मैचिंग करोगे आपकी इसमें स्कोरिंग चालू हो जाती है। और जनरली अभी तक मैच द कॉलम में आज तक कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं आई। ये दूसरा सेक्शन हो गया। तीसरा, इसके बाद आपके इंटीजर क्वेश्चंस। जब शुरुआत हुई थी इंटीजर क्वेश्चंस, तब तो इंटीजर में बहुत ही ऐसे रखते थे डेटास को कि बच्चों के आंसर
टू द पॉइंट बिल्कुल आराम से निकलते थे। लेकिन अब धीरे धीरे आईटी वाले काफी टाइम से देख रहे बच्चे तैयार हो गए हैं, तो वो भी अपने दिमाग को शातिर रूप से लगा रहे हैं। आजकल इंटीजर में मालूम पड़ा आंसर आपका 5 आया, लेकिन आपको उसको टिक करने में ओएमआर या जो भी आपका तरीका प्रोसेस होता है, वो 005 है कि 05 है, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो इंटीजर को जब आप उसमें फिलिंग करें तो उसका ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन आपको टू द पॉइंट करनी होगी, अप्रोक्सीमेट नहीं चलेगा। पूरा ढंग से उसको कैलकुलेशन करके इंटीजर टाइप क्वेश्चन को नंबर 3rd पे लेना चाहिए एज ए पैटर्न। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपकी स्मार्टनेस रहेगी, कम समय होगा, स्कोर आउटपुट आता जाएगा, आप डायनेमिक फॉर्म में चलते रहेंगे, कभी इसमें आपके अटका अटकी नहीं होगी। इसके बाद अगला लेना चाहिए पैराग्राफ क्वेश्चंस। ये पैराग्राफ क्वेश्चन वही जो बचपन में अपन इंग्लिश में या और किसी लैंग्वेज के सब्जेक्ट में पैसेज के फॉर्म में करते थे, वह अनसीन पैसेज होता था। यहाँ भी अनसीन पैसेज होता है, बस थोड़ी यहाँ पर वहां पे सीधे आपका मीनिंग वर्ड से चल जाता था, यहाँ पे आपको थोड़ा डेप्थ में भी जाना पड़ता है। लेकिन कोई भी अनसीन पैसेज हो, उसको आप बस पढ़ने की पहले हिम्मत रखो। कई बार क्या होता है, पैसे ऐसा देते हैं कि कई बच्चों की बोल्डनेस चेक कर लेते हैं कि कितने लोग इसको बोल्ड होकर पढ़ पाते हैं। मालूम है अनसीन है, पहले दिन में आपके दिमाग में बात आ गई यार अनसीन है, तो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो नॉलेज होती है उसको पढ़ते हुए हिम्मत करके पूरा पहुंच जाइए। और उसमें 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो भी उससे जुड़े हुए हैं उनको आराम से करिए। कई बार क्या होता है, आपको मालूम पड़ा पहला क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपको लगता है दूसरा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। वो कई बार क्वेश्चन आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। कई बार ऐसा देखा हमने आईटी एडवांस में कि पहला क्वेश्चन नहीं हो तो बच्चा छोड़ देता, नहीं, आप दूसरा क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन आपका ऐसा आ गया कि आपका दूसरा क्वेश्चन आराम से सीधे आपको उसके जो पैराग्राफ में कंटेंट वहीं से दिख रहा है, तो इसमें हिम्मत की भी जरूरत है। तो सबसे पहले तो ये बोल्डनेस कि अनसीन पैसेज है, फिर हल्का सा अंदर स्मार्टनेस, क्या दिमाग को इजी कैसे रखना। यार अपन ने आराम से पैराग्राफ वाले क्वेश्चन इंग्लिश में लैंग्वेज सब्जेक्ट में बहुत किए थे और आराम से नंबर आते थे। बस यहाँ पर सीधे शब्दार्थ पे नहीं जाना है, मीनिंग पे नहीं जाना है, कई बार भावार्थ पे भी जाना है, डेप्थ में भी जाना है। तो उसके हिसाब से हिम्मत रखते हुए आपने उसको पूरा पढ़ा। कई बार तो हिम्मत की कीमत मिल जाती है। मालूम पड़ा डरावना था पैसेज, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी थे, जहां देखा वहीं से आंसर मिल गया। और जब कई बार पैसेज इजी होता है तो उसमें थोड़ा सा अपने को डेप्थ में जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आपका आईआईटी का नेचर, थिंकिंग नेचर, थॉट नेचर काम आता है। और वो आपका नेचर है, डेवलप हो चुका है सब्जेक्ट में, आपने उसको ऐसे ही पढ़ा है। क्योंकि आईआईटी का मतलब ही है क्वेश्चन ही आपके हमेशा नए होते हैं, जनरली वो सिंगल आंसर में हो कि कहीं पर भी हो। तो यहाँ तो एक पैराग्राफ दे रहे हैं, तो उस पर बस हिम्मत से पढ़ जाओ बच्चों। इसलिए इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं मैं कि इसको हिम्मत से पढ़ जाओ। और 2 बातें दिमाग में सोच लो, बोर्डनेस से इसको पूरा रीड करना ढंग से अंडरलाइन करके, और बाद में क्वेश्चंस को भी आपस में कनेक्ट लेके नहीं चलना है कि अगर पहला नहीं हुआ तो दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, ऐसा मत करना। ये हो गया तीसरा आपका पैराग्राफ, पैसेज वाला। चौथा हो गया पैराग्राफ। अब लास्ट में आता है आपका मल्टीपल आंसर क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा वापस से एक्टिव के साथ स्मार्ट भी बन जाओ। और वो क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल्स नहीं है, जो आपके नॉलेज को कंसेप्चुअल लॉजिक रीजनिंग पे चेक कर रहे हैं, उसमें आपका सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी। और उसमें भी ऊपर आपको देखना है कि क्वेश्चन को कैसे पूछा है। कई बार आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, विच इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, विच इज नॉट इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, विच इज इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहले तो आपने ये जज कर लिया कि आज अपने को करेक्ट को या इनकरेक्ट को किसको छांटना है, क्योंकि पढ़ाई की आदत है आपकी हमेशा सही बोलने की, सही ढूंढने की, सही लिखने की, सही कहने की, सही छांटने की, ज्यादा उसकी प्रैक्टिस रही है बचपन से पढ़ाई से। लेकिन यहाँ आपको वो चेक करते हैं। तो पहले तो आपने ढंग से अंडरलाइन कर लिया, मालूम पड़ गया विच इज नॉट करेक्ट, तो नॉट पे भी और करेक्ट पे ढंग से अंडरलाइन करा। यानी फ्रॉम द फॉलोइंग हमको आज गलत को छांटना है, फॉल्स को छांटना है। आराम से आप अब आराम से ऊपर एक बड़ा सा क्रॉस बना लो जहां पे फॉलोइंग लिखा है, मालूम पड़ गया गलत को छांटना है। क्योंकि जैसे हमने अगर इस क्रॉस को नहीं बनाया होता तो हमारी वो आदत पुरानी काम वापस से हमको सही छांट के हम टिक करके आगे बढ़ जाते। इसलिए आपने बड़ा सा क्रॉस बना लिया, अंडरलाइन भी कर रखा है नॉट करेक्ट और बड़ा सा क्रॉस, लेकिन आपको बाद में ढंग से नजर आएगा, अच्छे आराम से नजर आएगा बड़ा सा क्रॉस। अब आपने ऑप्शन फर्स्ट पढ़ा, पढ़ते ही आपका ऑप्शन जहां पे फुल स्टॉप पे खत्म हुआ, आपके लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर दिखा तो क्रॉस छांटना है, गलत छांटना है। तो आपने जहां स्टेटमेंट खत्म हुआ वहां पे एरो बना दिया राइट का,
ऑप्शन पे नहीं किया। आपने सेकंड पढ़ा, आपको आराम से लग रहा है कि ये भी बिल्कुल सही है, पढ़ते आपने देखा है तो गलत क्रॉस दिख रहा है ऊपर, उसको भी आपने टिक कर दिया राइट। आपने थर्ड पढ़ा, अजीब सा लगा, समझ में नहीं आया क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या दे रहा है, जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ नॉलेज, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ अप्रोच, आउट ऑफ टच, तो आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। आपने चौथा पढ़ा, वो भी आपको बिल्कुल यार ये तो बिल्कुल सीधा सा एक रिजल्ट है, आपने उसको भी टिक कर दिया। चार ऑप्शंस खत्म हो गए, आपका अपने आप एक सिंगल वो रह गया जिसके लिए आप कुछ नहीं कह पा रहे थे। लेकिन आपने देखा ऊपर तो क्रॉस है, यानी तीन तो क्या हो गए, आज नीट क्रॉस छांटने की थी, तीन तो फेल हो गए। ये तो तीनों के तीनों क्या है, ट्रू है, जबकि हमको छांटना है फॉल्स। तो आपका जो थर्ड रह गया था, जो आपके लिए एक तरह से अनसीन था, जिसमें आप मौन थे, साइलेंस जोन में थे, वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मन में आएगा, अरे यार एक ही दिख रहा है, तो अरे भाई मल्टीपल आंसर सेक्शन का तो ये नहीं होता कि आंसर हमेशा एक से ज्यादा हो, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से अधिक। और बच्चों ध्यान रखना, जब से मैं ये एडवांस को देख रहा हूं, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन आए हैं हर सब्जेक्ट में। अभी आपका 3 अक्टूबर को आप देख लेना, मेरी बात को ध्यान रखना, नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन तो ये अपने सब्जेक्ट के शातिर दिमाग के लोग ऐसा बनाते हैं कि इसमें वास्तव में एक ही ऑप्शन आंसर रह जाता है। इसलिए अपने को बोल्ड करके, अंदर से कूल करके, रिलैक्स करके, कॉन्फिडेंट करके, और ये मान के कि बस अब जो मैं टिक कर रहा हूं मेरा स्कोर क्या होगा, पॉजिटिव, आप उसको टिक कर दीजिए। बाद में देखना आंसर की में क्वेश्चन था मल्टीपल आंसर सेक्शन का, लेकिन उसमें एक ही आंसर होगा। तो ये आपका एक ब्रह्मास्त्र हो गया। जहां पे भी क्वेश्चन आपका लॉजिक रीजनिंग का है, कंसेप्चुअल का है, नॉलेज का है, न्यूमेरिकल नहीं है, वह आप ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी से मल्टीपल आंसर सेक्शन का जो क्वेश्चन है, वहां तो आपके कॉन्फिडेंस को एक है तो एक पे टिक करके अपना स्कोर पॉजिटिव कर लेंगे। और जहां सिंगल आंसर क्वेश्चन है, वहां भी गजब का काम करता है, क्योंकि वहां तो आपको मालूम है नेचर ही क्या है, एक आंसर इसमें जो बेस्ट है वो छांटना है। तो वहां भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे ग्राफ की बात करूं, तो ग्राफ आपने मालूम पड़ा, ये नहीं ग्राफ खींचना है, हमें ग्राफ को छांटना है, कौन सा आंसर होगा। मालूम पड़ा ये आपका क्वेश्चन सिंगल आंसर क्वेश्चन है, जिनके बीच में ग्राफ प्लॉट हो रहा है एक्स और वाई एक्सिस पर, आपको नेचर से मालूम पड़ गया यार ये तो कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकता, और ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो दो ऑप्शन तो ऐसे फेल हो गए। फिर आपने हल्की सी नॉलेज लगाई और मालूम पड़ा आपने आंसर टिक कर दिया। बच्चों ये तो पहले बात हुई पैटर्न की। सब्जेक्ट ऑर्डर आपको बता दिया, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, पहले केमिस्ट्री, बाद में करता मैं इसके अंदर अपने लिए मैथमेटिक्स, और उसके बाद करता फिजिक्स, क्योंकि मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट ज्यादा है। लेकिन स्टार्ट केमिस्ट्री से करता, भले उसमें इंटरेस्ट कम है क्योंकि इसमें स्कोरिंग फास्ट होती है। अब आता थोड़ी बात कर दूं फिजिक्स की। एक बच्चों ने कई बार वो लिखा मेरे को इसके अंदर कमेंट बॉक्स में, सर थोड़ा फिजिक्स का आइडिया दीजिएगा। कल भी जेई मेंस का लिया था, उन बच्चों ने कहा उनके लिए भी सेशन लेके आऊंगा। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि अभी जब तक मैं आउट ऑफ इंडिया हूं, आउट ऑफ भारत बोलना चाहिए, भारतीय हम, तो मैं अपना जो एल ब्रजेश माहेश्वरी यूट्यूब चैनल है वहीं से बात करूंगा। उस प्रॉमिस को लेते हुए 18 को जो सेशन लिया वो भी इस पे लिया है, कल 19 को लिया जेई मेंस के लिए, वो भी इस पे लिया है, और आज आपका जे एडवांस के लिए भी इसी पे चल रहा हूं। तो यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि फिजिक्स के हिसाब से बच्चों, जो आपकी फिजिक्स है उसमें ध्यान से देखो, दो जगह आपके ऐसे टॉपिक है जिसको आप फिजिक्स में पढ़ते हो और केमिस्ट्री में पढ़ते हो। इसलिए अगर मैं आपकी जगह पेपर अटेम्प्ट कर रहा होता फिजिक्स के सब्जेक्ट के हिसाब से, पैटर्न वो 5 के 5 है, उसके ऑर्डर में करना है, अपने को मालूम है। वापस हल्का से फास्ट रिकॉल कर दूं, सबसे पहले सिंगल आंसर क्वेश्चन, फिर मैच द कॉलम, फिर पैराग्राफ, फिर इंटीजर टाइप क्वेश्चन, और लास्ट में मल्टीपल आंसर सेक्शन क्वेश्चंस। अब फिजिक्स में एक तो आपके लिए एटम न्यूक्लियस आप दोनों जगह पढ़ते हो, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। कभी ये नहीं कहते कि एटम फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का, एटम तो एटम है। हाँ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं फिजिक्स का कि केमिस्ट्री का, न्यूमेरिकल है, तो हमें सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। फिजिक्स में है ऐसा ही सिस्टम, ऐसा यूनिट्स, और केमिस्ट्री में है तो हमको मालूम है सीजे सिस्टम, तो वो ध्यान रखना है। लेकिन जब दोनों जगह पढ़ रहे हैं तो दोनों में ज्यादा टाइम दे रहे हैं उस टॉपिक को, दोनों जगह पढ़ रहे हैं तो ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें स्कोरिंग हमारी दोनों में होनी चाहिए। इसलिए फिजिक्स में अगर मैं स्टार्ट करता तो सबसे पहले करता मॉडर्न फिजिक्स।
क्योंकि वहां एटम भी आ गया, न्यूक्लियस भी आ गया, सब आ गया उसमें, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर भी आ गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आ गया, जो भी आप उसमें पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी भी आ गया, न्यूक्लियर फिजिक्स भी आ गया, सब आ गया उसमें। फिर उसके बाद एक दूसरा सेक्शन आपको मालूम है, आप पढ़ते हैं हीट, थर्मोडाइनेमिक्स, गैस नेचर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस स्टेट, कुछ भी नाम दे दीजिए, वो दोनों जगह पढ़ते हैं। और वहां फिर ध्यान रखना है कि कन्वेंशन क्या लेना है। आपका क्वेश्चन अगर फिजिक्स में है तो वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव होता है, लेकिन केमिस्ट्री में है तो वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव होता है। आपको वहां ध्यान रखना है कि हमारा कैलकुलेशन सिस्टम क्या है। तो अगर ये ध्यान रखा कि क्वेश्चन मेरा ये फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है, लेकिन कौन सा है जिसको पढ़ने में हम एक ही चीज पढ़ते हैं। अब ये थोड़े गेस फिजिक्स की कि केमिस्ट्री की, गेस तो गेस है। किसे गैस स्टेट बोलते हैं, कहीं पे बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कहीं पे हम थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जो भी है उसमें हम फर्स्ट लॉ को फिजिक्स ज्यादा करते हैं। तो हमारे जितने प्रोसेस हैं वो हमारे लिए नाम के प्रोसेस दोनों जगह अलग अलग पढ़े जा रहे हैं, जबकि है एक ही। तो ज्यादा टाइम हम दे रहे हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं, ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये तो हमारा स्कोरिंग सेक्शन होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मैं हीट का सेक्शन, गैसेस स्टेट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मो का क्वेश्चन, इनको पहले करूंगा। तो पहले मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद हीट, ये मैंने कर दिया। यूं बोल दो एक टॉपिक आपका 12 का हो गया मॉडर्न फिजिक्स, अगर 11 12 की बात करें, एक हीट हो गया जो आपका 11 का होता है। फिर इसके बाद मैं आ जाऊंगा रे ऑप्टिक्स। नाम ही लाइट, वैसे लाइट के बिना कुछ होता नहीं, और लाइट मतलब हल्का भी, क्योंकि आपको मालूम है कि लाइट का क्वेश्चन उसमें भी दो नेचर, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स। आपको मालूम है रे ऑप्टिक्स में हम वेवलेंथ की बात नहीं करते, इसका नाम रे है बीम के हिसाब से, लेकिन वहां पर वे ऑप्टिक्स तो वहां मेन फैक्टर क्या होता है, वेवलेंथ होता है। अब रे ऑप्टिक्स में भी आपको मालूम है क्वेश्चन तो कि भाई या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा, और क्वेश्चन में दिखते ही मालूम पड़ जाता है, स्फेरिकल सरफेस बोला कि लेंस बोला, या कहीं पे हल्का सा मिरर बोल दिया, जहां लेंस बोला, स्फेरिकल सरफेस बोला, प्रिज्म बोला, स्लैब बोला, तब तो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। और जहां कोई मिरर बोला, वैसा भी स्फेरिकल मिरर हो कि पैराबोलिक मिरर हो कि प्लेन मिरर हो, वहां क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा आसान होता है, मालूम पड़ जाता है कि रिफ्रैक्शन का है कि रिफ्लेक्शन का है। और उसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, साइन कन्वेंशन, और उसका मैंने तरीका बताया था, वापस रिकॉल करा रहा हूं। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे है, बस उसको फॉलो करते चलो। अरे रे तू कहाँ जा रही है रे, तेरे पीछे चलना होगा, मारा मारा रे, क्या मालूम कब तू लौट कर बाउंस बैक होकर वापस आ जाए, तो क्या हो जाएगा, बाउंस बैक मतलब रिफ्लेक्शन हो गया। और क्या मालूम कब कभी दूसरे मीडियम में पेनिट्रेट कर जाए, यानी कि क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। बस अगर आपने लाइट रे का डीओपी है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसको फॉलो किया, बच्चों कभी आपका साइन कन्वेंशन गलत नहीं हो सकता, पक्की बात है। तो ये हो गया आपका रे ऑप्टिक्स। फिर कर लीजिए वे ऑप्टिक्स, लाइट। अभी तक आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट बड़ा लाइट चल रहा है, उधर तो स्कोरिंग हो गया था मॉडर्न फिजिक्स से, हीट से, अब लाइट से भी हो गया। अब आप और चार्ज हो जाएंगे, गजब, आपकी बॉडी में गजब करंट दौड़ेगा। तो अब ले लीजिए इलेक्ट्रोडायनेमिक सेक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोस्टेट्स भी है, कैपेसिटर भी है, कर इलेक्ट्रिसिटी भी है, मैग्नेटिज्म भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है, और अल्टरनेटिंग करंट भी है। ये पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक सेक्शन, नाम है इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी कि यहाँ डायनेमिक्स है, यानी कि यहाँ पे अगेन एक तरह से काइनेमेटिक्स है। यूं कहते हैं एक तरह से कुल मिला के डायनेमिक्स काइनेमेटिक्स तो यानी मैकेनिक्स है। और मैकेनिक्स आपके फिजिक्स का पूरा एक ऐसा टूल है जो एंटायर फिजिक्स में काम आता है। जहां भी कोई मोशन होगा वहां पे ये काइनेमेटिक्स है, जहां भी कॉज ऑफ मोशन होगा वहां डायनेमिक्स है, जहां भी हम फोर्स एनालिसिस करेंगे, टॉर्क एनालिसिस करेंगे, वो हमारा डायनेमिक्स ऑफ मोशन है। तो वो चीज आपके लिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे अगर मैं आपकी जगह होता इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लेता। बॉडी अच्छी तरह से और चार्ज हो चुकी है, गजब का स्कोर प्रोड्यूस हो चुका है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा एक कनेक्टिविटी होती है इसमें, क्यू चार्ज से करंट, करंट से मैग्नेटिक फील्ड से चेंज इन फ्लक्स, ईएमआई, और ईएमआई के जो सोर्स हैं जनरेटर दैट प्रोड्यूस एसी, आपस में कनेक्टेड है। और जहां पे भी इसके अंदर कोई भी काइनेमेटिक्स हो, मोशन हो, बस उसके अंदर हमेशा डायग्राम बनाइए। वैसे तो डायग्राम अप्रोच तो एक ब्रह्मास्त्र है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हल्का सी बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनना बच्चों, और इसको तो बिल्कुल गांठ बांध लेना, दिमाग बिठा लेना। कोई भी क्वेश्चन आपका अगर पढ़े हुए टॉपिक का है, स्टाम्प पेपर लिख के दे सकता हूं, और समझे हुए टॉपिक का है, क्वेश्चन भले नया होगा लेकिन पढ़े हुए टॉपिक और समझे हुए टॉपिक का है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सब्जेक्ट,
कैसा भी क्वेश्चन हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, धांसू हो, या प्लेन हो, टाइनी क्वेश्चन हो, आपका हर क्वेश्चन जो धांसू होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, उसमें अगर आप डायग्राम बनाते जाएं, जैसा प्रेमर कह रहा है उसको अंडरलाइन करके पढ़ते हुए, कोमा रुकिए, फुल स्टॉप पे ज्यादा रुकिए, डायग्राम बनाते जाइए, और जो डिटेल वो दे रहा है एज ए नोन पैरामीटर उसको दिखा दीजिए। आप साथ साथ चल रहे हैं, आपको लग गया कि कुछ नहीं बता रहे, लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे कुछ है, उसको दिखा दीजिए। करते करते लास्ट में बोला 3 लाइन का हो कि 5 लाइन का हो कि 7 लाइन का हो कि पैराग्राफ हो, पूरा मस्ती से पढ़ते हुए स्माइलिंग फेस के साथ, जिससे आराम से कभी कोई दिक्कत नहीं आती, लास्ट तक पहुंच जाइए। आप जैसे उसको एक डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे जिसमें डिटेल्स आपकी नोन की सब आ गई है, जहां वो कुछ नहीं बताता, साइलेंस जोन में मौन रहता, वो आपने अपने आप दिखा दी है। अब जब वो आपका अननोन पूछता है, वो पूछेगा फाइंड आउट, आप बोलेंगे आंसर इज कमिंग टू आउट। आप उस पोजीशन पर होंगे कि आपका डायग्राम उस क्वेश्चन को इतना ज्यादा हाईलाइट कर देगा कि आपके क्वेश्चन का वजन 2.5 ग्राम बहुत हल्का हो जाएगा। ट्राई करके देख लेना। अभी सफर है आपका 3 अक्टूबर तक का, आज आपके 20 अगस्त है। ये तरीका लगाना, डायग्राम अप्रोच किसी भी सब्जेक्ट में, भले वो आपके लिए मैथ्स हो, फिजिक्स हो, या कुछ भी हो। आज मैंने बोला मेरा क्वेश्चन चल रहा है पैराबोला का, पैराबोला बनाया कहाँ पे, डायरेक्ट्रिस है कहाँ पे, लेटस रेक्टम है कहाँ, फोकस है कहाँ पर, क्या है, जैसे शो करूंगा सब चीज आ जाएगी, कहाँ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, कहाँ पे कोड कैसी, सब आ जाए ध्यान। तो डायग्राम से ऐसा लगता है पिक्चर देखे भी। तो जैसे हम वो पिक्चर बनाते हैं, 3 फायदे होते हैं। एक तो हमने उसको बनाकर इजी कर दिया, दूसरा जैसे डायग्राम दिखता है अपने आप वो तस्वीर बन गई, पिक्चर बन गई है। और कहते हैं पिक्चर हमेशा इंटरेक्ट करती है, हमेशा जुड़ती है, हमसे बात करना चाहती है, तो खुद आपको बताएगी कि आप कहाँ से स्टार्ट करें। और क्योंकि इसके बाद हमारी तीसरी जो ऊपर वाले ने गजब की पावर दी है, वो कौन सी, विजुअल पावर। उससे कोई चीज बच नहीं सकती। विजुअल पावर ऐसी पावर है जिससे आप कोई भी चीज सॉल्व कर सकते हैं। विजुअल पावर से आपका कोई भी सामने करी हुई चीज, उसमें कोई सिली मिस्टेक भी नहीं होगी, क्योंकि आप फोकस होकर काम कर रहे हैं। तो डायग्राम अप्रोच एक आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन हल्का हो जाएगा, सामने एक तस्वीर बन जाएगी जो आपको अपने आप बताएगी कहाँ से स्टार्ट करो। और फिर आपकी विजुअल पावर जो ऐसी गजब की है कि कोई सी पढ़ाई जो आपको अगर मान लीजिए समझ में नहीं आती, याद नहीं होती, अगर आप उसको विजुअल रूप में करेंगे तो याद भी ऐसी होगी कि ब्रेन का हिस्सा बन जाएगी, न्यूरॉन का एक स्टोरिंग पार्ट बन जाएगी, और समझ में ऐसे आएगी, दूसरों को समझा दोगे। इसलिए ये ब्रह्मास्त्र का तरीका डायग्राम वाला जरूर अप्लाई करना। ठीक है बच्चों, तो वापस भी आ जाए अपन। ये चल रहा था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जहां पे बात चल रही थी मैकेनिक्स, जहां बात चल रही थी काइनेमेटिक्स, जहां बात चल रही थी डायनेमिक्स ऑफ मोशन। वहां पे आप डायग्राम अप्रोच जरूर बनाए, और जहां पे भी आपको लगता है वहां डायग्राम अप्रोच बना दें, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्वेश्चन एटम स्ट्रक्चर का, एटम का है, एटम में अलग अलग ऑर्बिट में कोई बात हो रही है, खटाक से बना के देखिए, आपको अपने आप हर चीज पिक्चर की तरह पन्ने पलटने चालू हो जाएंगे। बिल्कुल स्क्रीन के सामने अपने हाथ के लिखे हुए जो आपके पन्ने होते हैं, नोट्स, वो घूमने लग जाएंगे, अपने आप वो नॉलेज रिकलेक्ट हो जाएगी। इसलिए इस अप्रोच को बहुत ज्यादा वेटेज देना। अब आते हैं इसके बाद, आफ्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लगभग आप परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। अब हो चुके हैं बिल्कुल तैयार, तो आ जाइए, साउंड हो चुके हैं तो साउंड पे आ जाइए। इसके बाद आप साउंड को करिए, जो कि 11 का टॉपिक है, लेकिन आप काफी साउंड हो चुके हैं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। साउंड होने के बाद अब आप लास्ट में करिए मैकेनिक्स, जिसमें थ्योरी बहुत कम होती है, फॉर्मूले बहुत कम होते हैं, लेकिन एक ही अप्रोच आपको उसमें ग्रिप देती है, कॉन्फिडेंस देती है, और वो है एनालिटिकल अप्रोच, एनालिसिस करने की आदत। एनालिसिस करने की आदत, वहां जो भी मोशन है उसकी ट्रेजेक्टरी है तो उसका एनालिसिस करिए, वो किस डायरेक्शन में है, वो किस प्लेन में है या स्पेस में है, और जितनी भी डायरेक्शन है उसमें कौन कौन सी है, क्या वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड प्लेन है तो वाई जेड प्लेन है कि एक्स जेड प्लेन है, कि कोई सा भी आपका मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, या फिर अगर वो कोई इंक्लाइन प्लेन पर है तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है कि नॉर्मल, वहां पे 2 डायरेक्शन हो गई। कभी कोई सर्कुलर मोशन है तो रेडियल है कि टेंजेंशियल है कि एक्शियल है। यानी जितने भी मैं यहाँ कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ, कभी 2 डायरेक्शन का, कभी मैं 3 डायरेक्शन का, आप देखेंगे वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और जहां पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है वो हमेशा क्या होती,
इंडिपेंडेंट होती, फ्री होती है, यानी आप भी एनालिसिस करने के लिए फ्री हो गए, दिमाग चलाना भी पड़े तो वहां भी फ्री हो गए। आप अगर हॉरिजेंटल की बात कर रहे हो तो वर्टिकल इंटरफेयर नहीं करेगा, अगर वर्टिकल की बात कर रहे हो तो हॉरिजेंटल इंटरफेयर नहीं करेगा। बड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो दो का कॉम्बिनेशन। आप सर्कुलर मोशन में बात कर रहे हो, टेंजेंशियल की बात करोगे तो रेडियल इंटरफेयर नहीं करेगा। रेडियल की बात कर रहे हो, टेंजेंशियल की बात अलग करने के बाद एक्शन का भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जब एक्शन की बात करोगे वो दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी कितना आसान है, जो भी डायरेक्शन है, रेडियल, टेंजेंशियल, एक्शियल, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, सब इंडिपेंडेंट है। जहां आपने बोला हॉरिजेंटल, वर्टिकल, प्रोजेक्टाइल मोशन इंडिपेंडेंट है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग उसके नॉर्मल इंडिपेंडेंट है। तो आप कितना आसान, एक बार में एक डायरेक्शन में सोचो। और बच्चों, बड़ों ने कहा भी है, अगर एक बार में एक दिशा में सोचोगे, एक डायरेक्शन में सोचोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कंक्लूड करोगे, राइट कंक्लूजन पे पहुंचोगे। और अगर ये समझदारी, बड़ों की नसीहत को फॉलो करोगे, तो आपका क्वेश्चन में कितनी भी डायरेक्शन इन्वॉल्व हो, आप उनको आराम से कर सकते हो। क्योंकि उनको साथ लेके चलने वाला कौन है? टाइम। जब उनको अलग लेके चलोगे तो दोनों में टाइम चल रहा होगा, और टाइम को एलिमिनेट कर दोगे, दोनों में रिलेशन आ जाएगा। एक तो तरीका होता है प्रोजेक्ट के क्वेश्चन बनाने, कुछ भी करना है, आपने प्रैक्टिस करी, आपने पढ़ाई करी, तो आराम से आप कितना इजी अपने फ्रेमिंग को समझ सकते हो कि क्वेश्चन कितना आसान से, जो फ्रेम होता है उसका जड़, उसका आपने जो रूट है, रूट फ्रेमिंग को समझ लिया। तो ये मैकेनिक्स है, जिसमें आपका दो सेक्शन है, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स ऑफ मोशन। एक आपका ट्रांसलेशन और एक आपका रोटेशन मोशन। वो आप बिल्कुल सबसे लास्ट में करिए। और उसमें आपका जो अप्रोच है, उसमें आप जानते हैं सबसे बढ़िया, जहाँ डायनेमिक्स ऑफ मोशन आता है, वो आपका कॉस फोर्स हो या टॉर्क हो, लेकिन आपको वहां पर दो ही चीज खास है। डायग्राम अप्रोच, तो यहाँ पर वही बात, फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन नाम क्या पड़ा? फ्री बॉडी डायग्राम। ये मैकेनिक्स कौन दे गया? न्यूटन। और न्यूटन कौन था? एक ही एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिटिकल अप्रोच। क्या एनालिसिस क्या था? एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल नीचे ही क्यों गिरा? हम में से कोई होता बोले अच्छी बात है यार, किस्मत बड़ी अच्छी है, अपने आप ही गिर रहा है, आराम से खाते, इकट्ठा करते, घर वालों को ले जाते। उसने सोचना चालू कर दिया, नीचे ही क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा। उस मोशन के बिल्कुल साथ अपने माइंड को लगा दिया। अभी कितनी इजी बात लग रही है, लेकिन बस उसका एनालिसिस करके बना दिया यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। केवल उसका अप्रोच, एनालिसिस अप्रोच। और अधिकतर जगह फिजिक्स में जहां जहां मोशन है, वहां पे न्यूटन का कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन है, हर जगह। लाइट के मोशन को भी सबसे पहले न्यूटन ने कोशिश करी, पार्टिकल मोशन को भी न्यूटन ने करी, बॉडी मोशन को भी न्यूटन ने करी, हर मोशन को न्यूटन ने सबसे पहले कोशिश करी। तो मेरा यहाँ पे कहना है, न्यूटन का नेचर था एनालिसिस अप्रोच। बच्चों अभी यहाँ से आ रहे हैं तो अक्सर डिस्टर्बेंस हो रहा हो कुछ, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बढ़िया गजब की चीजें, कहीं भी हो, बॉडी कहीं भी हो, लेकिन अगर दिल जुड़ने के हो, मिलने के लिए तैयार हो, तो जुड़ जाते हैं। तो अभी पूरा फोकस, जब न्यूटन का फोकस एनालिसिस अप्रोच का, तो आपका भी समय ध्यान होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ, एनालिसिस करने की आदत डालिए, बस उस मोशन के साथ अपने माइंड को अप्लाई कर दीजिए, और साथ साथ चलते जाइए, और फ्री एंड स्केच में एक डायग्राम बनाइए। आपका कैसा भी क्वेश्चन हो, उसमें दो डायरेक्शन इन्वॉल्व हो या तीन डायरेक्शन इन्वॉल्व हो, आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन इसमें केवल चीज इंपॉर्टेंट है क्या? एनालिसिस। इसमें फॉर्मूले ज्यादा नहीं होते, केवल दिमाग को मोशन के साथ पैडल लगाना है। और जहाँ कॉज ऑफ मोशन है, वहां देखना है कि भाई किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, किस में मोशन हो रहा है, कौन सी एक्सेस के ऊपर रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो जो आपकी मैकेनिक्स है, उसमें सबसे बड़ी चीज है वो ट्रांसलेशन मोशन की हो कि रोटेशन मोशन की हो, आपको केवल 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 एक ही अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, एनालिसिस अप्रोच। और वैसे भी ये आपका मैकेनिक्स का तरीका कहता है, हमेशा अपने पढ़ाई के ट्रैक का एनालिसिस करो, हमेशा खुद से मुकाबला कैसा चल रहा है उसका एनालिसिस करो। दूसरों से एनालिसिस करोगे, दूसरों से कंपेयर करना चालू कर दोगे, या दूसरे के नेचर का या दूसरे के पढ़ाई का एनालिसिस चालू कर दोगे, वो कैसा पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, तो पैरालिसिस हो जाएगा। इसलिए हमेशा मेरी एक आदत है, हमेशा अर्जुन बन के खुद का एनालिसिस करो, खुद के ट्रैक को ध्यान से देखो। और
ये आपका जो तरीका है, इसको अप्लाई करिए। आगे समय आपके हिसाब से ट्रैक पर हम और मिलते रहेंगे। लेकिन मैंने जो बात बोली है, मैकेनिक्स को लास्ट में लेना चाहिए, क्योंकि वो टाइम ले लेती कई बार। लेकिन आपने शुरू में अगर, जैसे मैंने बोला, सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, फिर हीट, फिर लाइट, रे ऑप्टिक्स, देन वे ऑप्टिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके बाद साउंड, और लास्ट में मैकेनिक्स, उसमें भी ट्रांसलेशन मैकेनिक्स, देन रोटेशनल मैकेनिक्स। उसको आराम से आप करिए, फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। काफी अप्रोच आपको बता दी है। अब बच्चों, आज आप देख रहे होंगे कि मैंने ग्रीन कलर पहन रखा है। कल मैंने सेशन लिया था व्हाइट, और उससे पहले लिया था सैक्रिफाइस का सैफ्रोन। मालूम है अपना तिरंगा में 3 कलर हैं। ये 3 कलर भी हमको लाइफ को जीने का मैसेज देते हैं। हर में तिरंगा होना चाहिए। आज ये तिरंगा अंदर है, ये आपके सामने आया, लेकिन तिरंगा में सैफ्रोन, सैफ्रोन का मतलब केसरी रंग, इसका इंडिकेशन सैक्रिफाइस। और आपको अपने सपने के लिए, इस लक्ष्य के लिए सैक्रिफाइस करना है, कर रहे हैं आप। डिवोशन, डेडिकेशन से पूरा बाहर की दुनिया से टोटल कट ऑफ है। हमारे तो देश को आजादी दिलाने के लोगों ने अपनी जान खपा दी थी पूरा। यहाँ तो हम अपने खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हम जो खोएंगे उससे अधिक पाएंगे, गजब का एक लाइफ में अपनी पहचान पाएंगे। इसलिए ये सेक्रीफाइस, केसरिया कलर। और फिर शांत होकर, साइलेंस होकर अपना काम करते रहो। पीस, व्हाइट किसका प्रतीक? शांति का प्रतीक है। तो शांत होकर मेहनत को खामोशी से करो, और कहते हैं मेहनत खामोशी से करो, सफलता शोर मचाती है, कामयाबी अपने आप कदम चूमती है। और जो ये ऐसा करेगा, सेक्रीफाइस भी करेगा, बाहर से अपने को टोटल कट ऑफ कर लेगा, पूरा पढ़ाई में साधना मान के करेगा, अर्जुन बन के पढ़ाई करेगा, जिसको बस केवल और कुछ नजर आता, अपना लक्ष्य नजर आता है, और फिर मेहनत बहुत पीस होके कर रहा है, बहुत पेशेंस से कर रहा है, साइलेंस होके कर रहा है, तो उसको हरियाली जरूर मिलती है। ग्रीन मतलब प्रॉस्पेरिटी, हरियाली। हरियाली का मतलब जो हम चाहते हैं वो चाहत हकीकत में कन्वर्ट हो जाती है। जिस चाह को लेकर राह पे चल रहे, मंजिल वहां पर जरूर मिलती है। अरे वहां तो मंजिल अपने आप आपकी ओर बढ़ना चालू कर देती है। अपने आप वो फासला जो है धीरे धीरे जल्दी कम होता जाता है, और जब अर्जुन बन जाते हैं, समय कैसे निकलता है मालूम ही नहीं पड़ता। ये तीनों कलर को अपने इस पढ़ाई के ट्रैक पर महसूस करो, और इस तिरंगे की शान को अंदर महसूस करो। लोग तो देश के लिए अपनी जान लगा देते हैं, आज हमको अपनी जान लगानी केवल अपनी पहचान बनाने के लिए। तो इसके पीछे पड़ जाइए, और समय के हिसाब से आगे सेशन हम और भी लेंगे। अभी सेशन चैनल पे जो और आएंगे वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन अभी जितना भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उस पर भी आप अपने लिए जो सेशन हुए थे पहले, उनको मैं बाद में धीरे धीरे एलन के यूट्यूब चैनल पे भी लाऊंगा। लेकिन अभी मैंने प्रॉमिस किया, जब तक मैं आउट ऑफ भारत हूँ तब तक मैं केवल अपने चैनल पर ही आपसे बात करने आऊंगा। ठीक है बच्चों? तो इंस्टाग्राम पर आपको बताएंगे, अभी क्रोशिया में है, 3 दिन अभी और क्रोशिया में है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बहुत बढ़िया नेचर है। अभी मैं बैठा हूँ सामने, गजब का सन, इतना गजब की सनलाइट आ रही है, और गजब की एनर्जी मिलती है। और बाकी नेचर पूरा प्रॉस्पेरिटी, हरियाली हरियाली। और यहाँ पर पानी बिल्कुल ब्लू कलर का। यहाँ पर आपके पॉल्यूशन नाम की चीज ना, एयर पॉल्यूशन ना नॉइस पॉल्यूशन, ये तो कुछ काम चल रहा है इसलिए। बाकी ट्रैफिक में यहाँ पर कभी कोई भी गाड़ी, कोई भी हो, 2 व्हीलर हो की, 3 व्हीलर हो की, 4 व्हीलर हो की, कुछ भी हो, कभी हॉर्न नहीं बजाती है। इतना डिसिप्लिन होता है, अपने मालूम पड़ता है किसको साइड देनी, किसको कैसी अर्जेंसी है। पूरा रूल फॉलो करते हैं। कोई नॉइस पॉल्यूशन नहीं, कोई एयर पॉल्यूशन नहीं, कोई वाटर पॉल्यूशन नहीं। और उसके बाद गजब के बिल्कुल इरादे पक्के मुस्कुराते वाले पहाड़ हैं, जो पूरे ग्रीन पेड़ों से भरे हुए हैं। यहाँ पहाड़ पूरा ग्रीन दिखेगा आपको, क्योंकि पेड़ ही पेड़ है। उसके बाद आपके यहाँ पे लेक्स भी हैं, झरने भी हैं, गजब, यहाँ रिवर भी है, यहाँ सी भी है। और यहाँ पे पानी अगर बहुत ब्लू है, पानी भी बिल्कुल साफ है, हवा भी बिल्कुल साफ है, गजब की यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन का भंडार है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, लोग बहुत मिलनसार नेचर के हैं, एक दूसरे के हेल्पिंग नेचर के हैं। कोई गाइड आपको करेगा तो आपको पहुंचाएगा आपके डेस्टिनेशन तक। बहुत प्यारा देश है क्रोशिया। अभी उसके हम कैपिटल जाग्रेब में है। तो आगे मैं आपको इंस्टाग्राम पर इससे आपको दिखाऊंगा, जो भी देखना चाहेगा केवल कुछ समय के लिए, ताकि आपको इससे एनर्जी मिले। जब भी हम नेचर को देखते हैं, उसमें जहाँ हम ग्रीनरी देख रहे हैं,
हम पानी बहता हुआ देख रहे हैं, झरना गिरता हुआ देख रहे हैं, हम अगर इस तरह से देख रहे हैं जो कि हमको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, हमारा ट्रैक हमको बूस्टअप करता है, मोटिवेट करता है, और लगातार हमारी चाल एक मोमेंटम बना रहता है। तो वो आपके साथ जुड़ के बात करेंगे। काफी समय आपका ले लिया है। आगे इस चैनल पर और क्या बात होगी, सेशन आते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। आपको और मेंशन हो जाएगा 3 दिन में, अभी कुछ और भी ले सकता हूँ मैं। कुछ आपको और जरूरत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको क्या नीड है, बताना। किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से कोई जरूरत हो या कोई स्ट्रेटेजी और कुछ चाहिए हो, कुछ भी बता देना जो आपको चाहिए, ठीक है। और कृषा को हल्का हल्का घुमाएंगे, और उम्मीद करेंगे बच्चों, जब आप अपनी पहचान बना के आईआईटीएन बने, एनआईटीएन बने, एक अच्छे इंजीनियर बने, अपने पैरों पे खड़े होकर सफल इंसान बने, तो आप भी इस देश को जरूर घूमना है। वैसे यूरोप को जनरली इटली ने बहुत बर्बाद कर रखा है, बदनाम कर रखा है, लेकिन ये जो कंट्री है बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत बढ़िया है। तो आप भी अपना दिल से मन से जुड़कर अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहो, जमकर पढ़ाई करते रहो। मैराथन दौड़ आपकी सबसे बड़ी है, पूरा पेशेंस रखना, और धैर्य का फल मीठा होता है, ध्यान रखना। आगे और मिलते रहेंगे बच्चों। ओके, तो फॉरगेट द पास्ट, वॉच द प्रेजेंट टू क्रिएट बेटर टुमारो। डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Go for high, think for high, go for big.